हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग लाइफ। मैं पूजा। आज मैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन की टॉपिक लेके आई हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके प्रैक्टिकल्स, क्लिनिकल्स, हर जगह में ये ज़रूर मिलेगा आपको। तो आइए हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजिंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स इंट्रावेनसली। मतलब कि जब हम ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली हमारे सर्कुलेशन में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन। वो मेनली क्यों करते हैं? हमारे ब्लड से जो कंपोनेंट्स लॉस हुए हैं उसे रिप्लेस करने के लिए। तो हम इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन देखते हैं। पहला इंडिकेशन है एक्यूट ब्लड लॉस। जैसे कि एक पर्सन का मैसिव ट्रॉमा हुआ हो और फिर एक्सीडेंट हुई हो और उसके बॉडी से बहुत हीमोरेज हो रहा है और उसके बॉडी से आरबीसी हीमोग्लोबिन कम हो गया है और उसको रैपिड ब्लड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं। और सर्जरी के समय जैसे कि प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। प्री ऑपरेटिवली किस कंडीशन में करते हैं? जैसे कि एक पेशेंट का इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो, तो उस दौरान हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उसको आयरन, फॉलिक एसिड ये सब दे के हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल में लाए। तो इसीलिए बिफोर सर्जरी हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं। इंट्रा ऑपरेटिवली भी देते हैं। सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस होता है तो उस वक्त देते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि सर्जरी के पहले ब्लड को अरेंज किया जाता है, ब्लड बैंक में पहले से स्टोर किया जाता है ब्लड को, ताकि अगर सर्जरी के दौरान मैसिव हिमोरेज या ब्लड लॉस होती है तो उससे हम रिप्लेस कर सकें। इन केस ऑफ सीवियर सेप्सिस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन यूज़ करते हैं। बर्न में कॉमनली हम प्लाज्मा कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये सब हम देते हैं, क्योंकि बर्न्स में बहुत सारा प्लाज्मा लॉस्ट होता है। एनीमिया में हम कब देंगे? जब हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर डीएल हो तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं। अगर 8 से ज़्यादा हो तो हम उसको मेनली आयरन एंड फॉलिक एसिड से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 8 से कम होता है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं। इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हाइपोएल्बुमिनेमिया, इस केसेस में भी हम देते हैं, क्योंकि रैपिडली वो प्रोटीन लेवल, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन लेवल को बढ़ाना होता है, तो उस केसेस में भी देते हैं। और ब्लड डिजीज़ेस लाइक ल्यूकेमिया, हॉजकिंस, लिम्फोमा, इन ब्लड डिजीज़ेस में क्या होता है कि ब्लड कंपोनेंट्स मतलब कम हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स, आरबीसीज ये सब कम हो जाते हैं, तो इस केसेस में भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं। और दूसरा देखते हैं हम टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स डेट आर इन्फ्यूज्ड। तो ये तो आप लोगों को पता ही है ब्लड ट्रांसफ्यूशन में क्या क्या हम कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स हैं। ये हम मेनली एनीमिया के केस में, या फिर जब आरबीसी हेमाटोक्रिट लेवल कम हो तो हम ये इन्फ्यूज़ करते हैं। और प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी में हम देते हैं टू रिप्लेस द क्लॉटिंग फैक्टर्स। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, ये भी हम हाइपोवोलेमिया और फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए देते हैं। WBCs इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, और कायरोप्रेसिपिटेट्स, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिप्लेसमेंट के लिए हम देते हैं। दूसरा देखते हैं, हम पढ़ते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के बारे में। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स क्या है? दिस आर द ब्लड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस एरिथ्रोसाइट्स। और जब हमारे बॉडी में आरबीसीज कम हो जाते हैं तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देते हैं, ये तो पता ही है आपको। तो हम देखते हैं 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स कितना हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करता है। 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन बाय 1 ग्राम पर डीएल। सपोज एक पर्सन का हीमोग्लोबिन 7 है तो हम उसको 1 यूनिट ब्लड दे रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम हो जाएगा।
और हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज करता है 3%। ये दो नंबर्स आप याद रखिएगा कि 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन बाय 1 ग्राम/dl एंड हेमाटोक्रिट लेवल बाय 3%। और स्टोरिंग टेम्परेचर, हम ब्लड बैंक में कितने टेम्परेचर में पैक्ड आरबीसीज को रखते हैं? 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस में हम रखते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, हम एक ब्लड बैग, हम सपोज डोनेट हो गया ब्लड, तो उसको हम कितने दिन तक रख सकते हैं यूज़ करने के लिए? तो मैक्सिमम 42 डेज तक, 35 टू 42 डेज हम ब्लड बैंक में स्टोर करेंगे। Effectiveness of transfusion is evaluated after 4 to 6 hours of ब्लड ट्रांसफ्यूशन। मतलब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूशन दे दिया है तो हम कैसे देखेंगे कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन इफ़ेक्टिव हुआ है कि नहीं? और हम कब देखेंगे? हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन के देने के साथ साथ तो हम नहीं देख सकते हैं कि नहीं, तो हम देखेंगे उसे 4 to 6 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। कैसे देखेंगे? हम सीबीसी रिपीट करवाएंगे और सीबीसी रिपीट करवाने के बाद हमें पता चल जाएगा आरबीसी कितना इंक्रीज हुआ है, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स। हमें कैसे पता चलेगा कि दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू ब्लड ट्रांसफ्यूशन? हम देखेंगे उसके एनीमिया के सिम्टम्स रिजॉल्व हुए हैं या नहीं। जैसे कि एनीमिया में पैलोर, फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब होता है। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद पैलोर गायब हो जाती है, फैटिक नहीं रहती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं रहती, तो वो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स है। और हम देखेंगे इंक्रीज इन red blood cells, hemoglobin and hematocrit count by doing complete blood count। तो हम अब दो नए टर्म्स पढ़ेंगे, washed red blood cells and leukoreduction। washed red blood cells क्या है? जब एक पैक्ड आरबीसी में से प्लेटलेट, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी को रिमूव कर देते हैं, उसे कहते हैं washed red blood cells। इसे क्यों कहते हैं, इसे क्यों करते हैं? मेनली टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन या फिर एडवर्स रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पैक्ड रेड ब्लड सेल्स में से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज को रिमूव कर दिया जाता है। और ये किस पर्सन्स के लिए किया जाता है या फिर किस पर्सन्स को वॉश्ड रेड ब्लड सेल्स दिया जाता है? फॉर दोज हु हैव हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन और those who underwent hemopoietic stem cell transplant। क्योंकि ये हमारा WBC जो होता है वो मेनली रिएक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ब्लड में से WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को रिमूव कर देते हैं ताकि रिएक्शन होने के चांसेस कम हो। और दूसरा हम देखते हैं ल्यूकोरिडक्शन। ल्यूकोरिडक्शन मीन्स इट इज़ द रिमूवल ऑफ WBCs फ्रॉम ब्लड और ए यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ल्यूको मीन्स ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, रिडक्शन मतलब WBC को रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करना मतलब रिमूव, हम WBCs को पैक्ड रेड ब्लड सेल्स से रिमूव कर देते हैं। और ये फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, फ्रीजिंग, ये सब प्रोसेस है, इन प्रोसेस से WBCs को रिमूव कर देते हैं। मेनली क्यों करते हैं? इट इज़ डन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन। Okay, mainly washed red blood cells and leukoreducted blood is transfused for those who have increased risk of transfusion reactions or those who have history of allergic transfusion reactions। और ये हमारा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का इन्फ्यूज़न टाइम कितना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये हम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हम कितने टाइम में एक पेशेंट को इन्फ्यूज़ करेंगे? हम 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में एक पर्सन को पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इन्फ्यूज़ करेंगे। क्यों? अगर हम 2 घंटे से कम, लेस देन 2 आवर्स में इन्फ्यूज़ करते हैं तो द पर्सन इज एट रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसीलिए हम 2 घंटे से कम में हम कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं देंगे। और मोर देन 4 आवर्स, अगर हम मोर देन 4 आवर्स में देंगे तो क्या होगा? उस ब्लड बैग में बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुस के सेप्टिसेमिया कॉज करेगा। इसीलिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे सिर्फ 2 to 4 आवर्स के बीच में। लेस देन 2 आवर्स भी हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो
कार्डियक अरेस्ट और सर्कुलेटरी ओवरलोड का रिस्क होता है, और अगर 4 आवर्स मोर देन 4 आवर्स में करते हैं तो सेप्टिसेमिया की रिस्क होती है। हम कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में लेस देन 2 आवर्स में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैसिव हिमोरेज हो रखा और उसको रैपिडली ब्लड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लेस देन 2 आवर्स में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उसको 2 to 4 आवर्स के बीच में ही ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, कंपोनेंट्स यूज्ड इन ब्लड बैग्स फॉर स्टोरेज। कौन से कंपोनेंट्स या फिर प्रिजर्वेटिव ब्लड बैग में यूज़ होता है। पहले तो हम जानते हैं ब्लड बैग्स आर मेड अप ऑफ डाई 2 इथाइल हेक्साइल पैथिलेट प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। DEHP ये नाम का एक कंपोनेंट है, प्लास्टिक है, इससे वो ब्लड बैग्स बनते हैं जो कि आपने देखे हैं, DEHP प्लास्टिक्स के वो है। और प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो क्या यूज होता है, CDPA1 इज एडेड टू द ब्लड बैग। ये मेनली आरबीसीज को ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए ये प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। उसमें क्या क्या होता है, सी मतलब साइट्रेट, साइट्रेट मेनली यूज होता है टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। और डेक्सट्रोज क्यों, क्योंकि डेक्सट्रोज आरबीसीज को हेल्प करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और उसके दौरान आरबीसी का सेल्फ लाइफ एक्सटेंड होगा, इसीलिए डेक्सट्रोज यूज़ करते हैं। फॉस्फेट, फॉस्फेट में भी एंटीकोआगुलेंट की कंपोनेंट होती है। और एडिनिन, एडिनिन भी एटीपी सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, आरबीसी के एटीपी सिंथेसिस को एक्सटेंड करके उसकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ताकि वो लंबे समय तक 35 to 42 डेज तक हम उसको स्टोर कर सकें, इसीलिए ये सब कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो हम एक ब्लड बैग देखते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें ये कंपोनेंट दिया हुआ है, ये एक पैक्ड आरबीसी का बैग है, ह्यूमन रेड सेल्स कंसेंट्रेट, prepared from double, triple, quadruple blood bag containing 350 to 450 ml of blood plus 49 और 63 ml of CDPA1 plus 100 ml SHGM। मतलब जब 35 350 यूनिट, ये भी याद रखिए कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड बैग में कितना ml ऑफ ब्लड होता है आपका, 350 ml, या फिर कोई कोई ब्लड बैग में 450 ml होता है। और अगर 350 ml ऑफ ब्लड होता है तो उसमें कितना CDPA होता है, 49 ml ऑफ CDPA होता है। अगर 350 ml ऑफ ब्लड होता है तो 49 ml ऑफ CDPA, अगर 450 ml ऑफ ब्लड होता है तो 63 ml ऑफ CDPA1 होता है। और 100 ml SHGM, SHGM मतलब शुगर एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, ये भी ऐड किया जाता है ताकि आरबीसीज को और लंबे टाइम तक 42 डेज तक उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सके। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मेनली ये इसमें अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ये 100 ml है। ये एक पेडियाट्रिक का ब्लड बैग था, इसीलिए इसमें अमाउंट कम है। इसका कलेक्शन टाइम देखिए 21/8/2020 और एक्सपायरी डेट 2/10/2020, तो इसमें टोटल आता है 42 डेज। तो इसको, इस ब्लड को 42 डेज तक स्टोर किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखिए। स्टोरिंग टाइम 35 to 42 डेज, स्टोरिंग टेम्परेचर 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस, और इन्फ्यूज़न टाइम 2 to 4 आवर्स। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन। प्लेटलेट इन्फ्यूजन में हम देखते हैं हमारे बॉडी में लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स कितना है, 8 to 11 डेज। और इंडिकेशन कब कब हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, मेनली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में हम प्लेटलेट्स इन्फ्यूज़ करेंगे, मतलब थ्रोम्बोसाइटेमिया मतलब लो अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स। और जब प्लेटलेट्स डिसफंक्शन होता है बॉडी में, तो थ्रोम्बोसाइटेमिया साइटोपेनिया किस किस केसेस में देखे जाते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया हो और कोई और तरह के कैंसर्स हो, पेशेंट इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, और फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस सी, एप्स्टेन बार वायरस, HIV इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, सेप्सिस होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और फिर अगर कोई ड्रग यूज़ से, जैसे कि हेपरीन यूज़ होता है फॉर हार्ट प्रॉब्लम, सीजर्स, इन्फेक्शंस के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, उस ड्रग्स यूज से भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तब हम प्लेटलेट्स बच्चे को या फिर पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। हम देखते हैं साइंस ऑफ प्लेटलेट डेफिशिएंसी क्या होता है। ये सब तो आपको पता ही है। इजी और एक्सेसिव ब्रूशिंग होगा, मतलब थोड़े से खरोच में ही आपको ब्लीडिंग आ जाएगी, है ना। पैटी की जो रेड रेड डॉट्स होते हैं आपके बॉडी में, वो प्लेटलेट डेफिशिएंसी का जो साइन एक पाया जाता है इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से। और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, अगर आपका एक छोटा सा कट लगा हो, वैसे तो नॉर्मली वो जल्द से जल्द 1 मिनट भी नहीं लगता उसको बंद होने में, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग ब्लीड हो रहा हो तो उसका वो एक साइन है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, एपिस्टेक्सिस, ये एक कॉमन साइन है प्लेटलेट डेफिशिएंसी का। ब्लड इन स्टूल और यूरिन ना, अगर फीमेल के केस में हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा हो तो वो भी एक प्लेटलेट डेफिशिएंसी की साइन हो सकती है। एनलर्ज स्प्लीन, ये मेनली प्लेटलेट डिसफंक्शन में बहुत सारे प्लेटलेट्स स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो स्प्लीन का काम बढ़ रहा है तो वो एनलर्ज हो जाता है, वो भी एक साइन है। तो हम देखते हैं प्लेटलेट्स कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं और कितने टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं। और वो कहाँ स्टोर करते हैं? ब्लड बैंक में एजिटेटर बोल के एक मशीन पाई जाती है, उसमें स्टोर करते हैं उसको। कोई फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब में स्टोर नहीं करते। एजिटेटर बोल के एक मशीन पाया जाता है, उसमें स्टोर करते हैं, ये याद रखिएगा। और प्लेटलेट का इन्फ्यूजन टाइम क्या है? हम इमीडिएटली इसको इन्फ्यूज़ करते हैं, विदिन 15 to 30 मिनट्स हम प्लेटलेट्स को इन्फ्यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। इवैल्यूएशन टाइम कब होता है? 18 to 24 आवर्स एंड आफ्टर 1 आवर ऑफ एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। मतलब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के 18 to 24 आवर्स के बाद हम फिर रिपीट CBC भेजेंगे और उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। 1 unit of platelets administered increases 5000 to 10,000 mm³ of platelets। मतलब 1 यूनिट अगर हम प्लेटलेट इन्फ्यूज़ करते हैं तो कितने नंबर इंक्रीज होंगे? 5000 to 10,000, 10,000, 5000 से 10,000 नंबर 1 mm ऑफ ब्लड में इंक्रीज होंगे। प्लेटलेट्स के 2 टाइप्स होते हैं जो कि ट्रांसफ्यूज़ होते हैं। वो होते हैं कि सिंगल डोनर प्लेटलेट और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, सिंगल डोनर और रैंडम डोनर। हम देखते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट्स क्या है। रैंडम डोनर प्लेटलेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोनेटेड ब्लड विदिन 4 to 6 आवर्स ऑफ कलेक्शन बाय सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा जो ब्लड डोनेट हो रहा है उसके 4 से 6 घंटे में ही, ब्लड कलेक्शन के 4 से 6 घंटे के अंदर ही सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस के द्वारा जो प्लेटलेट प्रिपेयर किया जाता है उसको कहा जाता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। और सिंगल डोनर प्लेटलेट किसे कहा जाता है? अगर एक प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन, मतलब प्लेटलेट सेपरेशन मशीन होता है, अगर उससे प्लेटलेट प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसको सिंगल डोनर प्लेटलेट कहेंगे। तो देखिए 1 यूनिट ऑफ रैंडम डोनर प्लेटलेट में कितना प्लेटलेट होता है? 5000 mm³ ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं। 1 यूनिट ऑफ रैंडम डोनर प्लेटलेट में 5000 नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं। और 1 यूनिट ऑफ सिंगल डोनर प्लेटलेट में कितने होते हैं? 6 यूनिट्स ऑफ RDP। मतलब कि 1 यूनिट ऑफ RDP 5000 है और 6 यूनिट्स ऑफ RDP मतलब 6 × 5 = 30,000 नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में 42,000। तो देखिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स में प्लेटलेट की नंबर ज़्यादा होती है कंपेयर टू रैंडम डोनर प्लेटलेट।
हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ये मेनली प्लाज्मा कंपोनेंट है, ये येलोइश टाइप का होता है, जैसे कि प्लाज्मा दिखता है, एफपीपी कहते हैं इसे। ये इंडिकेशन कब हम प्लाज्मा को देते हैं, अगर हम रैपिडली ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना हो, है ना, हाइपोवोलेमिया हो रही हो, और अगर हम उस पेशेंट का रैपिडली ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो हम प्लाज्मा देते हैं। तो प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी में, जैसे कि फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 7, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, तब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करने के लिए भी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा में तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये सब भी पाया जाता है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी हम एफपीपी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और ट्रांसफ्यूशन टाइम क्या है, विदिन 2 आवर्स, विदिन 2 आवर्स एफपीपी हमें ट्रांसफ्यूज़ करना है। RH compatibility and ABO compatibility आर रिक्वायर्ड, मतलब हमें एफपीपी ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए भी RH compatibility और ब्लड ग्रुप compatibility चेक करना होता है। Evaluation is done by monitoring coagulation studies and resolution of hypovolemia। coagulation studies करेंगे हम, AP PTTT टेस्ट करवाएंगे, PT INR करवाएंगे, ये सब करके कोआगुलेशन स्टडीज़ करवा के भी हम इवालुएट कर सकते हैं। और हाइपोवोलेमिया अगर रिजॉल्व होता है तब भी हम इवालुएट कर सकेंगे। तो हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ओके, WBC का हमारे बॉडी में कितना लाइफ स्पान है हमें पता है। RBC का 120 डेज, प्लेटलेट का 8 to 11 डेज, और WBC का होगा 13 to 20 डेज, 13 to 20 डेज है लाइफ स्पान। और ये किन को, WBC किन को दिया जाता है, गिवन टू क्लाइंट्स विद सेप्सिस एंड दोज अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। जो पेशेंट का सीवियर सेप्सिस हो रखा है और जो पेशेंट एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक को अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उन्हें WBC ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, क्योंकि पता ही है WBC हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करता है, तो इसीलिए उसे ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। और स्टोरिंग टेम्परेचर देखिए, ये RBC से सेम है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। RBC का भी 2 to 8 है और WBC का भी 2 to 8 है स्टोरिंग टेम्परेचर। और इन्फ्यूजन टाइम इसका प्लेटलेट के साथ सेम है, 15 to 30 मिनट्स। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशंस। ब्लड डोनेशंस कितने टाइप के होते हैं, ये जस्ट फॉर नॉलेज हम जान लेते हैं। ये है फर्स्ट हो गया ऑटोलोगस डोनेशन, मतलब ऑटो मीन्स खुद, सेल्फ, तो डोनेशन मतलब खुद को डोनेट करना। डोनेशन ऑफ क्लाइंट्स ओन ब्लड, खुद के ब्लड को डोनेट करना ही ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूशन कहा जाता है। ये नॉट फॉर ल्यूकेमिया और बैक्टीरियमिया। अगर खुद का ल्यूकेमिया है और बैक्टीरियमिया है, ब्लड में सेप्सिस वगैरह है, तो आप खुद को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये मेनली ऐसा होता है कि अगर आपका सर्जरी प्लान हो रखा हो और आप खुद आपका ब्लड निकाल के आप रखना चाहते हैं कि आपको बाद में वो ज़रूरत पड़ सके, तो ऐसे में वो ऑटोलोगस डोनेशन काम आता है। और ब्लड सैल्वेज, ब्लड सैल्वेज क्या है, ये भी एक ऑटोलोगस डोनेशन ही है, which involves suctioning blood from body cavities, joint spaces or other closed body sites। मतलब ये खुद के बॉडी कैविटी से ब्लड सक्शन करके खुद को फिर वापस लेना, ब्लड सैल्वेज। तो जैसे कि आपके बॉडी कैविटीज़ में ब्लीडिंग हो रखा हो, ब्लड हो, है ना, तो उसको सक्शन करके उसको वॉश वगैरह करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो उसके बाद आपको ही वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। उसको कहते हैं ब्लड सैल्वेज ऑटोलोगस डोनेशन। और डेजिग्नेटेड डोनर मतलब हियर रेसिपिएंट सेलेक्ट देयर ओन कंपैटिबल डोनर्स, मतलब यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ले रहे होते हैं वो खुद चूज़ करते हैं कि किससे ब्लड लेना है, उसे कहते हैं डेजिग्नेटेड डोनर। हाँ, हम जानते हैं O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर और AB पॉजिटिव हो गया
यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब देखते हैं जनरल प्रिकॉशंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रजिस्टर्ड नर्स बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड। पहला पॉइंट देखते हैं, इंक्वायर अबाउट प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सपीरियंस, इफ़ यस आस्क देम फॉर एनी रिएक्शन। हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि क्या उनको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला है, अगर है तो उनसे रिएक्शन के बारे में पूछना पड़ेगा, क्या पहले कोई रिएक्शन हुई थी या फिर कोई अनयूजुअल हैपनिंग हुई थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। Second point, if the client is suspected of allergy, pre-medicate with acetaminophen-hydramine if prescribed. अगर एलर्जी हम सस्पेक्ट करते हैं या फिर पहले क्लाइंट ने एलर्जी की हिस्ट्री बताई है तो हम एज़ पर प्रेस्क्रिप्शन उसको एसिटामिनोफेन या फिर हाइड्रामाइन ये इंजेक्शन हम देंगे। मेडिकेशंस आर नेवर एडेड टू ब्लड कंपोनेंट्स, हम कोई भी मेडिकेशन ब्लड बैग में हम ऐड नहीं करेंगे। चेक द बैग फॉर द डेट ऑफ एक्सपायरेशन, हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी पड़ती है। इंस्पेक्ट द बैग फॉर लीक्स, एबनॉर्मल कलर, क्लॉट्स एंड बबल्स, हम इंस्पेक्ट करेंगे कोई लीक है या फिर ब्लड की एबनॉर्मल कलर है, ब्लड क्लॉटिंग है इनसाइड, वो सब हम देने से पहले चेक करेंगे। Blood must be administered as soon as possible after bringing from blood bank within 20 to 30 minutes. हमें ब्लड बैंक से आने के साथ साथ within 20 to 30 minutes हमें एडमिनिस्टर कर लेनी चाहिए ब्लड। हम उसको लंबे टाइम तक नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वहाँ के जो RBCs वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेवर रेफ्रिजरेट द ब्लड, if the blood is not administered within the stipulated time, return it to the blood bank. कभी कभी ऐसा होता है कि हम इमीडिएटली उसको ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे कोई भी रीज़न की वजह से, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं रख सकते। हम ब्लड को फिर से ब्लड बैंक में रिटर्न कर देंगे। अगर हम वो टाइम के अंदर नहीं ट्रांसफ्यूज़ कर सकते, देन वी विल रिटर्न द ब्लड टू द ब्लड बैंक। Vital signs and lung sounds must be assessed before transfusion in the first 15 minutes and every 30 minutes to 1 hour until 1 hour after transfusion is complete. Vital sign assessment बहुत ही important है। इससे हम to obtain the baseline data हम before 30 minutes assess करेंगे, immediately before transfusion and after 15 minutes of transfusion and every 30 minutes हम assess करेंगे until and unless the blood transfusion is being tolerated by the client. अगर कोई रिएक्शन नहीं होता और वो क्लाइंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन को टॉलरेट करता है तो हम एवरी 1 आवर 4 घंटे तक एसेस करेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन के ख़त्म होने के बाद 1 घंटे तक हम वाइटल साइंस को एसेस करते रहेंगे और इसके साथ साथ लंग साउंड असेसमेंट भी करेंगे, क्योंकि लंग साउंड असेसमेंट से हमें अगर कोई सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा हो, उसको डिप्सनिया, व्हीजिंग ये सब हो रहा हो, तो लंग साउंड असेसमेंट से हमें पता लगेगा। सो वाइटल साइन असेसमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। Maintain standard and transfusion based precautions and surgical sepsis as necessary. मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूशन के वक्त हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। Insert an 18 gauge cannula to achieve maximum flow rate and to prevent damage to RBCs. हमें मतलब क्या होता है कि अगर हम छोटा गॉज का कैनुला यूज़ करते हैं तो हमें डिज़ायर्ड फ्लो रेट नहीं मिलती कभी, और जो RBCs जो होते हैं वो छोटे गॉज की कैनुला से वो डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए हमें 18 गॉज की कैनुला यूज़ करनी चाहिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल इमीडिएटली, मगर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन के वक्त अगर कुछ अनयूजुअल होता है जैसे कि फीवर, चिल्स, रैशेस, डिप्सनिया या फिर कुछ भी दिक्कत आती है क्लाइंट को, तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए उसको बोलना पड़ेगा।
Begin the transfusion slowly under close supervision. If no reaction is noted within the first 15 minutes, the flow can be increased to the prescribed rate. मतलब हम जब पहले इनिशियली ब्लड ट्रांसफ्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम उसे बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे, बहुत धीरे, जैसे कि 10 ड्रॉप्स पर मिनट वैसे हम स्टार्ट करेंगे। और अगर 15 मिनट के बाद उसको कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं होता है तो हम डिज़ायर्ड प्रेस्क्राइब्ड रेट या फिर जो जिस रेट में प्रेस्क्राइब देने के लिए बोला है या फिर हम कितने टाइम में ख़त्म करेंगे या फिर हम उसके बाद 30 ड्रॉप्स 40 ड्रॉप्स पर मिनट करके उसको दे सकते हैं। लेकिन पहले 15 मिनट्स में हमें बहुत स्लोली इसको ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा। During transfusion, monitor the client for signs and symptoms of transfusion reaction. The first 15 minutes of transfusion are most critical. The nurse must stay with the client. मतलब ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूशन के वक्त वही हमें ट्रांसफ्यूशन रिएक्शंस के साइंस एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कि उसका फीवर डेवलप हो सकता है, चिल्स, रैशेस, डिप्सनिया, फिर कुछ जैसे रिएक्शंस हो सकता है उसको। तो इसीलिए फ़र्स्ट 15 मिनट्स इसीलिए बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। उस वक्त नर्स को क्लाइंट के साथ रह के स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो टॉलरेट कर लेता है तो हम, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम उसको एवरी 30 मिनट्स मॉनिटर कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स टॉलरेंस। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद वो कैसे टॉलरेट किया, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूशन के वक्त कोई दिक्कतें आई, कुछ रिएक्शन हुआ, वो सब हम बाद में हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो आज का ब्लड ट्रांसफ्यूशन का पार्ट 1 का वीडियो इतना ही है। होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस और ट्रांसफ्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।